हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है जिसमें आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो कि सेकंड फिजिक्स के होंगे। अगर आप इस 30 को तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के क्वेश्चन जो है नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट मात्र 2000 लाइक्स का। ठीक है, तो आप सभी मिलकर लाइक के टारगेट को पूरा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर यही है सेकंड फिजिक्स का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जब अपवर्तन की घटना होती है तो इन चारों में से कौन सी ऐसी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती, यानी कि जो अपरिवर्तित रहती है। नंबर 1 है प्रकाश की चाल, नंबर 2 है प्रकाश की तीव्रता, नंबर 3 है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और नंबर 4 है प्रकाश की आवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश की आवृत्ति। यानी कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, इसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। यानी कि जो आपका उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है, मैक्सिमम। तो नंबर 1 ऑप्शन है नीले प्रकाश के लिए, नंबर 2 है हरे प्रकाश के लिए, नंबर 3 है पीले प्रकाश के लिए और नंबर 4 है लाल प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो नीले प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो इसी तरह ला सकूं। ठीक है, और लाइक आप करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तीसरा देखिए, 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी कि आपसे कहा गया है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपका क्या दिया गया है, P1 और P2। पहले लेंस का जो क्षमता है, शक्ति है, वो दी गई है 4 डायोप्टर। ठीक है, और दूसरे का दिया गया -2 डायोप्टर। अब आपको अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इसकी शक्ति। ठीक है, संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है उसको निकालना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, P होगा P1 प्लस P2। ठीक है, P क्या है, P है हमारा इन दोनों का जो क्षमता होगा। ठीक है, फाइनली वो है, तो P आपका हो जाएगा 4 और प्लस -2। अब ये आपका हो जाएगा 4 - 2, तो फाइनली आपका आ जाएगा P 2। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो क्षमता आपका आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे न्यूमेरिकल के तौर पर यहाँ पर लगवा देता हूँ और आंसर जो आएगा वो आपका सही आंसर होगा। तो होता है F = 1/P। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इंटू 100। ठीक है, 100 होगा क्योंकि जो फोकस दूरी ली जाती है वो किस में ली जाती है, मीटर में ली जाती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/2 × 100। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, फाइनली F = 2 से ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो F = आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो देखिए तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, सेकंड है -50 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर और फोर्थ है -25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको सॉल्व भी करवाया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा चौथे का वो क्या होगा, फर्स्ट है 1.5 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। सेकंड है 2.0 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। थर्ड है 1.8 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और फोर्थ है 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा। पांचवा देखिए क्या है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। या मान लीजिए सघन माध्यम है जिसमें अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट है 0 अंश, सेकंड है 45 अंश, थर्ड है 90 डिग्री, फोर्थ है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री लिया जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको समझना है ताकि अगर पूछा जाए तो फाइनली आंसर दे सकें। ठीक है, छठवां देखिए, दो लेंस जिनकी शक्तियां 4D और -2D है संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की शक्ति होगी। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी P। ठीक है, मैंने आपको बताया P1 प्लस P2। दो लेंस हैं, पहले लेंस की शक्ति है 4 डायोप्टर, दूसरे लेंस का है -2 डायोप्टर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पर P इक्वल टू P1 की वैल्यू है 4 प्लस P2 की वैल्यू है -2। अब सेम वही चीज़ है, P इक्वल टू 4 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा -2 और P इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपकी आ जाएगी 2 डायोप्टर। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 6 डायोप्टर, सेकंड है 2 डायोप्टर, थर्ड है -2 डायोप्टर, फोर्थ है 4 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 डायोप्टर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो 2 डायोप्टर होगा। हमने यहाँ पर निकाल भी दिया है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है। यानी कि संयुक्त लेंस की शक्ति जो होती है वो लेंस की शक्ति जो होती है, आपकी सभी लेंस दिए गए हैं P1 P2, उनको जोड़ दीजिए आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सातवां महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। देखिए ये 10 क्वेश्चन मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से लिए हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका बड़ा है और इससे बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर आते हैं। तो देखिए प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। फर्स्ट है लाल रंग, सेकंड है बैगनी रंग, थर्ड है नीला रंग और फोर्थ है हरा रंग। ठीक है, तो प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग आपका सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनमें निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। जो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट है व्यतिकरण, सेकंड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थर्ड है विवर्तन और फोर्थ है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए जो आपका प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण का, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण का प्रयोग किया जाता है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यानी कि जो आपका सामान्य नेत्र होता है, ठीक है, सिंपल आई, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, कितनी 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट था अनंत, सेकंड 50 सेंटीमीटर, थर्ड 25 सेंटीमीटर, फोर्थ 75 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अब 10वां क्वेश्चन हमारा आता है, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि एक प्रकाश किरण है जो वायु से जल में जाती है, निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। फर्स्ट वेग, सेकंड आयाम, थर्ड तरंगदैर्घ्य, फोर्थ आवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आवृत्ति। अगर एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति जो होता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहता है। बाकी वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य ये सब परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है 11 नंबर, जो कि सेकंड चैप्टर का होगा। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। यानी कि जल की सतह पर तेल की अगर परत बिछी हो और प्रकाश उस पर पड़े तो वो सुंदर रंग की तरह दिखता है, क्यों। फर्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सेकंड है प्रकाश का ध्रुवण, थर्ड है प्रकाश का व्यतिकरण, फोर्थ है प्रकाश का विवर्तन। किस के कारण ये होता है।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश का व्यतिकरण। अगर जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है और सूर्य के प्रकाश में वह सुंदर दिखाई दे रहा है तो ये प्रकाश की व्यतिकरण के कारण हो रहा है। ठीक है, 12 नंबर देखिए, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है? इनमें से कौन सा ऐसा रंग है जिसके प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा? फर्स्ट है लाल, सेकंड है पीला, थर्ड है हरा और फोर्थ है बैगनी। तो इसका राइट आंसर होगा लाल। लाल रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है। 13 नंबर देखिए, डॉपलर प्रभाव, जो डॉपलर इफेक्ट है निर्मित होता है यदि, डॉपलर प्रभाव कब निर्मित होता है? इसका मतलब है डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है यदि स्रोत गतिशील है, यानी कि जो सोर्स है वो गतिशील हो, संसूचक गतिशील हो, थर्ड है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, फर्स्ट व सेकंड दोनों। डॉपलर प्रभाव तब निर्मित होता है जब स्रोत गतिशील हो और संसूचक भी गतिशील हो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, यानी कि किसी गतिशील कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। किस पर? फर्स्ट द्रव्यमान पर, सेकंड आवेश पर, थर्ड वेग पर और फोर्थ संवेग पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका जो चैप्टर है अगला विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उस चैप्टर से है। तो इसका सही आंसर होगा आवेश पर, यानी कि किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है, यानी कि ये सभी कण एक ही वेग से गतिमान है, लेकिन अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा है? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन और फोर्थ है अल्फा कण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण ये सभी एक ही वेग से गतिमान हो तो अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए, जो p है वो अगर दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो फर्स्ट है अपरिवर्तित, सेकंड है 4 गुनी, थर्ड है 2 गुनी और फोर्थ है आधी। तो इसका राइट आंसर होगा आधी। ठीक है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आधी हो जाती है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है इसी चैप्टर से कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा है, यानी कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? फर्स्ट है hc लैम्डा, सेकंड है hc अपान लैम्डा, थर्ड है लैम्डा अपान hc और फोर्थ है h लैम्डा अपान c। तो मैंने आपको बताया कि फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, hc अपान लैम्डा। ठीक है, hc अपान लैम्डा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये होगा सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, hc अपान लैम्डा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारे अगले चैप्टर से है, जिसका नाम है परमाणु। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेकंड है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 13.6 जूल और फोर्थ है 0। तो इसका राइट आंसर होगा 13.6 जूल। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो होती है वो 13.6 जूल होती है, इसको याद रखना है। 19 देखिए इसी चैप्टर से, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर आयनित करना है तो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, सेकंड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा अगले चैप्टर नाभिक से है। ठीक है, नाभिक चैप्टर के क्वेश्चन है कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, यानी कि एक एएमयू बराबर क्या होता है? फर्स्ट है 190 MeV, सेकंड है 139 MeV, थर्ड है 9 से 13 MeV और फोर्थ है 9 से 31 MeV, यानी कि एक एएमयू में कितने MeV होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 931 MeV। एक एएमयू 931 MeV के बराबर होता है।
21 नंबर क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है, यानी कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। फर्स्ट है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 0, थर्ड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा 0 होती है, ठीक है, 0। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारा इसी चैप्टर से है कि दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, वो क्या होंगी, क्या कहलाते हैं वो। फर्स्ट है समस्थानिक, सेकंड है समभारिक, थर्ड है समन्यूट्रॉनिक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समस्थानिक, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दो परमाणु के अगर परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न है तो वो समस्थानिक होंगे। अगर यहीं पर होता कि दो परमाणुओं के परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न है तो वो समभारिक होते, ठीक है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, देखिए अगर यहाँ पर परमाणु भार होता, ठीक है, समान, तो समभारिक लिखते, भार, ठीक है, समभार, देखिए कुछ दिख रहा है भार, तो हम समभारिक लिखते, ठीक है। अब समस्थानिक अगर परमाणु क्रमांक समान है, ठीक है। 23 नंबर देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। फर्स्ट है नाभिकीय विखंडन, सेकंड है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, थर्ड है साइक्लोट्रॉन, फोर्थ है नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है ये सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं अर्धचालक, उनमें वैद्युत चालन कैसे होता है, उनमें जो वैद्युत धारा बहने की प्रक्रिया कैसे होती है। फर्स्ट कोटरों से, सेकंड कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, थर्ड इलेक्ट्रॉनों से और फोर्थ ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। देखिए आपको पता होगा कि जो आपके धातु होते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं जैसे लोहा, इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश वाहक। लेकिन अर्धचालक की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, यानी कि कोटर से भी होंगे और इलेक्ट्रॉनों से भी होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें एन और पी प्रकार के अर्धचालक पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग प्रक्रिया होती है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है, और ताप घटने पर घटती है। देखिए यहाँ पर है ताप बढ़ने पर घटती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्धचालकों की तो वो जो है उसकी चालकता बढ़ेगी, ठीक है। जैसे अर्धचालक में आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, सिलिकॉन, ये सब आते हैं, ये सब आपके अर्धचालक हैं, ठीक है। 26 नंबर देखिए, एक पी टाइप अर्धचालक होता है। मैंने आपको बताया एन टाइप, पी टाइप प्रकार के होते हैं। तो एक पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या धनावेशित या ऋणावेशित, कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धनावेशित, ठीक है। एक पी टाइप अर्धचालक जो होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध सिलिकॉन के एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं। यानी कि शुद्ध सिलिकॉन के अगर आपको एन टाइप अर्धचालक पदार्थ बनाना है तो इसमें कौन सा अपद्रव्य पदार्थ हम मिलाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है एल्यूमिनियम, सेकंड है लोहा, थर्ड है बोरान और फोर्थ है एंटीमनी। तो इसका राइट आंसर होगा एंटीमनी, ठीक है। शुद्ध सिलिकॉन के एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए एंटीमनी अपद्रव्य को हम मिलाते हैं। 28 देखिए, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है, यानी कि एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है कोटर, थर्ड है प्रोटॉन और फोर्थ है पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें आवेश वाहक होते हैं। अब देखिए, कोटर छिद्र अधिसंख्य वाहक आवेश वाहक होते हैं, यानी कि जो कोटर होते हैं वो किसके आवेश वाहक होते हैं, नैज अर्धचालकों में, एन टाइप के अर्धचालकों में, धातुओं में, पी प्रकार के अर्धचालकों में। तो मैंने अभी आपको बताया कि एन टाइप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इसका आवेश वाहक होता है, और जो कोटर होता है वो पी टाइप अर्धचालक का आवेश वाहक होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा पी प्रकार के अर्धचालकों में। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं और पी टाइप में आपका कोटर आवेश वाहक होता है। 30 देखिए, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। जो पीएन संधि डायोड होता है इसके अवक्षय परत में क्या होते हैं। फर्स्ट है केवल कोटर, सेकंड है इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, थर्ड है
केवल इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ है ना इलेक्ट्रॉन और ना कोटर। तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर। तो आई होप कि आपको ये 30 बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अध्याय 9 से अध्याय 14 तक मैंने आपको सभी बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो इसी प्रकार से मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट फिजिक्स, फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड केमिस्ट्री सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।